हम्म, ठीक है। आज हम लोग करेंगे सितंबर 30-21 से लेके 1 अप्रैल 2021 के बीच में जो भी सेबी के सर्कुलर्स आए जो इक्विटी लिस्टेड कंपनियों के लिए रेलिवेंट है, उसकी हम एक क्विक जी समरी लेंगे। ठीक है। तो उसमें सितंबर 30 का जो ये था, गाइडेंस नोट ऑन सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड जी पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो अगर आपको याद हो तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जब भी आरपीटी डिस्क्लोजर करने हैं तो जो कंपनी स्टैंड लोन रिजल्ट देती है वो स्टैंड लोन हाँ आरपीटी डिस्क्लोजर देगी, और जो स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड देती है वो कंसोलिडेटेड आरपीटी देगी। जी ठीक है। तो सितंबर 14 में जो ये गाइडेंस नोट है उसमें इतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सपीरियंस बेस्ड कंप्लायंस फाइलिंग फॉर डेट लिस्टिंग इश्यूअर, ये डेट लिस्टेड को एप्लीकेबल है। देन सेबी हम्म, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशंस, ये भी डेट लिस्टेड के लिए था। इसके डेट अंदर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी को इन लोगों ने डिफाइन किया और उसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजंस दिए। तो ये जब हम लोग डेट लिस्टिंग की कंप्लायंसेस करेंगे तो ये उसमें कवर होगा। अभी हम लोग सिर्फ इक्विटी हाँ लिस्टेड को कर रहे हैं। यस राइट। फिर उसके बाद ये सितंबर 6 का सर्कुलर था, फाइलिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन एक्सबीआरएल मोड। तो ये क्या बोल रहा यस था? भैया ठीक है। तो ये बोल रहा था कि अभी जो भी आरपीटी डिस्क्लोजर हम 6 मंथली बेसिस पे देते हैं, जी चाहे वो स्टैंड लोन है या कंसोलिडेटेड है, वो अभी एक्सबीआरएल फॉर्मेट में देना है। और एक्सबीआरएल जी फॉर्मेट मैंने आपको जैसे बताया था कि वो और कुछ नहीं, सिर्फ एक एक्सेल का फॉर्मेट है जिसमें आप डाटा फीड करते हो। बाद में वो एक कमांड दे के मशीन रीडेबल फाइल बनती है जिसको हमें एमसीए की तरह अपलोड करना पड़ता है बीएससी और एनएससी के जी पोर्टल में। तो एक्सबीएल पोर्टल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ वही डाटा जो आपके पास है वो एक्सचेंज की दी हुई एक्सेल में फीड करने का है। जी तो ये जो सर्कुलर था 6 सितंबर का, ये इस चीज के लिए था, तो हम इसको कर रहे हैं। ये रेलिवेंट है। ठीक है। September 6, 2021 आरपीटी डिस्क्लोजर्स टू बी फाइल्ड इन एक्सबीआरएल फॉर्मेट। और यहाँ पर बैंकिंग कंपनियों को भी एग्जामिशन दी थी इन्होंने कि वो सितंबर के उनको एक्सबीआरएल में करने की जरूरत नहीं थी, तो उनको मार्च ऑनवर्ड करने का था। जी सर ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं बैक। आगे बात करें, सितंबर 6 हो गया। तो इसका मतलब सितंबर में दो ही रेलिवेंट सर्कुलर थे जो कि आरपीटी डिस्क्लोजर से डील कर रहे थे। राइट। जी इसके अलावा कुछ नहीं आया था। अब हम अगस्त की जी बात करते हैं। अगस्त में जो सेबी लिस्टिंग ओब्लिगेशन फोर्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन था, ये पूरा का पूरा रेगुलेशन जो है वो डेट लिस्टेड कंपनियों को एप्लीकेबल था, ये अमेंडमेंट। जी ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने जो डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है उसमें चेंज किया रेगुलेशन 52 से ऑनवर्ड। तो ये अपने लिए अभी रेलिवेंट नहीं है। ये उनके लिए जी रेलिवेंट है जिनके डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है। तो अगस्त 23 में कुछ नहीं है। फिर टेक ओवर सेकेंड अमेंडमेंट आई जो टेक ओवर के साथ पढ़ना है। आईसीडीआर अमेंडमेंट आई जो आईसीडीआर के साथ पढ़ना है। फिर अगस्त 19 में इन्होंने ईसोप और स्वेट इक्विटी के जो जी सर रेगुलेशंस है उनको कंबाइन करके एक फ्रेश रेगुलेशंस इशू कर दिए। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका ऑलरेडी एक वीडियो हमने डाला हुआ है। तो अगर ईसोप का जी लिस्टेड कंपनी में क्या प्रोविजन है तो वो वीडियो अपनी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जी सर ठीक है। उसके बाद अगस्त 19 को जो ये अमेंडमेंट आई, टेंडरिंग ऑफ शेयर्स इन ओपन ऑफर, बायबैक ऑफर एंड डिलिस्टिंग ऑफर बाय मार्किंग लियन इन द डीमेट अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर। तो ये क्या बोल रहा था? जी अभी जब ऑफर हम लोग टेंडर ऑफर आती है या बायबैक ऑफर आती है तो शेयर होल्डर क्या करता है, डीपी स्लिप भर के जो भी एस्क्रो अकाउंट है उसमें वो अपने शेयर जमा करवा देता है। और जब उसको अगर अलॉटमेंट होती है तो वो शेयर डेबिट हो जाते हैं उस अकाउंट से, अदरवाइज वो शेयर उसको वापस मिलते हैं। तो अभी सेबी ने क्या बोला जी कि जैसे इक्विटी शेयर आईपीओ के केस में आसबा होता है, वैसे ही इस डीमैट शेयर्स के लिए भी आसबा लगाएंगे। दैट मीन्स शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे, जितनी आप ऑफर कर रहे हो उतना आप लियन कर दोगे, तो उतने शेयर्स को आप बेच नहीं पाओगे। जब अगर आपको सपोज आपकी ऑफर जी एक्सेप्ट हो जाती है तब वो आपके अकाउंट से डेबिट होगी, नहीं तो वो फ्रीजिंग हट जाएगी। जी
ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, आपके शेयर्स आपके डीमेट में ही रहेंगे, तो प्रोसेस में जो ट्रांसफर का है स्कूल में डालने की जरूरत नहीं है। वो स्टेप बच जाएगा। जी ठीक है, तो ये अगस्त 19 का जो सर्कुलर था, 19/20/21, लियन ऑन शेयर्स इन केस ऑफ बायबैक, डीलिस्टिंग एटसेट्रा। लेकिन ये रूटीन डे टू डे का नहीं है, इसलिए हम इसको रेड नहीं कर रहे। अभी तक हमने जितना भी देखा है, रेड में सिर्फ आरपीटी, आईएसआरएल और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ये तीन ही चीजों पे डील हो रहा है। अगस्त से लेके फरवरी तक सिर्फ इन्हीं के ऊपर ही मेजर अमेंडमेंट्स आ रही हैं, राइट। जी हाँ जी। इसके बाद अब हम लोग आ गए ऑटोमेशन ऑफ कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 7(2), सिस्टम बेस्ड डिस्क्लोजर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो ये क्या बोल रहा है कि अभी क्या कंसेप्ट था कि जब भी आप 10 लाख से ऊपर के शेयर्स बेचते हो या डील करते हो, तो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना था और कंपनी को एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना था। जी लेकिन सेबी ने ऑलरेडी सिस्टम बेस्ड डिस्क्लोजर इन प्लेस रखे थे, जो इस डिस्क्लोजर के साथ पैरेलल चल रहे थे। तो अभी इस जी अमेंडमेंट में क्या बोला कि जो कंपनियां इन एसएसडी के प्रोविजंस को ऑलरेडी फॉलो कर रही हैं, तो उनको इनसाइडर ट्रेडिंग का डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैच करेगा। जी तो इसका मतलब रेगुलेशन 7(2) ए एंड बी ऑफ पीआईटी रेगुलेशन इज नो लॉन्गर मैंडेटरी। तो एक कब का था, 16 अगस्त। तो ये रेलिवेंट है अभी आपको, अगस्त 16, 2021। ठीक है, क्या क्यों रेलिवेंट है? नो डिस्क्लोजर टू बी गिवन बाय लिस्टेड कंपनी अंडर पीआईटी इफ कंप्लाइंग विद एसएसडी प्रोविजंस। ठीक है, और ये इफेक्टिव हो जी चुका है, ऐसा नहीं है कि आगे से इफेक्टिव था, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कब से इफेक्टिव नहीं है। इज नो लॉन्गर, तो इज लॉन्गर मतलब 16 अगस्त के बाद अब ये नो लॉन्गर मैंडेटरी। 16 अगस्त के बाद अगर आपका जी सिस्टम बेस्ड डिस्क्लोजर है, तो आपको अलग से डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है पीआईटी रेगुलेशंस में। नहीं, हम्म, जी आगे बढ़े। जी, उसके बाद हाँ, कहाँ तक पहुंच गए, अगस्त 16। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ शेयरहोल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप एंटिटी, क्या कह रहा है ये, पढ़ दो जरा फटाफट। SEBI has issued circular number so and so हम्म dated August 13, 2021 हम्म regarding disclosure of shareholding pattern of promoter and promoter group entities. हम्म Currently, the shareholdings of promoters and promoter group entities are collectively disclosed under Table 2, हम्म statement showing shareholding pattern of the promoter हम्म and the promoter group of the aforementioned circular. हम्म In the interest of the transparency to the investors, all listed entities shall now provide such shareholdings segregated हम्म into promoters and promoter group. हम्म The revised format for aforementioned Table 2 is placed at Annexure A. हम्म The circular so and so dated November 30 stands मॉडिफाइड। modified to that extent. ठीक है, तो क्या जी बोल रहा है कि अभी तक प्रमोटर ग्रुप की का जो शेयर होल्डिंग है वो एक ही टेबल में साथ साथ दिखाते थे। तो अभी इन्होंने क्या अमेंडमेंट की कि आपको अलग अलग दिखाने की है। जी तो यहाँ पे अभी एनेक्सर ए क्या है वो हम देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टरली अपने को सबमिट करनी पड़ती है। तो कहाँ यस है सर अनेक्सर 1? ठीक है, देख लो क्या कह रहा है अनेक्सर ए। अभी इस फॉर्मेट में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग देनी है अपने को। हम्म तो यहाँ पे आपको आगे एंटिटी का टाइप बताने का है कि ये प्रमोटर है कि प्रमोटर ग्रुप है। हम्म, ये जो पोर्शन है ये एक एक्स्ट्रा आ गया, समझे क्या? कि आपको जी इस कॉलम में भी आपको डाटा भरना है कि आप जिसका भी भर रहे हो वो प्रमोटर है कि प्रमोटर ग्रुप है। हम्म। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि क्या नेम है शेयर होल्डर का,
एक देखो हेडिंग क्या क्या रहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ग्रुप के। कैटेगरी एंड नेम ऑफ द शेयर होल्डर। कैटेगरी इंडियन है, एचयूएफ है, कॉर्पोरेट है, ये कैटेगरी में आ गया। ठीक है, उसके बाद उसकी टाइप प्रमोटर है कि प्रमोटर ग्रुप है। बराबर। फिर पैन नंबर, कितने शेयर होल्डर हैं, कितने फुल्ली पेड है, पार्टली पेड कितने हैं, डिपॉजिट रिसीट कितने हैं, टोटल शेयर कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं, वोटिंग राइट कितने हैं, कन्वर्टिबल कितने हैं, फिर फुल्ली डाइल्यूटेड कितने हैं, लॉग्ड इन कितने हैं, प्लेज कितने हैं और डीमेट कितने हैं। तो सिर्फ जो चेंज आया है इस सर्कुलर में वो सिर्फ ये कॉलम में आ गया कि आपको ये कॉलम भी भरना है। प्रमोटर को जब आप डिफाइन कर रहे हो तो प्रमोटर को अलग और प्रमोटर एंटिटी को अलग लिखना है। तो ये चेंज है, कब का था, 16 अगस्त 16 2021। while filing shareholding pattern need to separately disclose promoter and promoter group, दोनों को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। तो ये इफेक्टिव है। आगे चलो। चलो अब बोलिए। अगस्त 16 हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। नेक्स्ट है गाइडलाइंस ऑन इश्यू ऑफ एनसीडी अलोंग विद वारंट। तो ये अपने को एप्लीकेबल नहीं है। नहीं। ऑपरेशनल सर्कुलर फॉर इश्यू लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अपने को एप्लीकेबल नहीं है। ये किन को एप्लीकेबल है, ये एक पूरा का पूरा यहाँ से प्रोविजन चल रहे हैं। अगर कोई कंपनी डेट इश्यू कर रही है, वो भी लिस्टेड डेट, चाहे प्राइवेटली या पब्लिक प्लेस, तो उसको ये सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीआरएस रेगुलेशन रेड विद ये जो ऊपर ऑपरेशनल सर्कुलर है एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका उसको फॉलो करना है। जी। ठीक है। अब उसके बाद अगला था थर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन, अगस्त 4 को आया था। इसमें क्या क्या हुआ था, ये इक्विटी के लिए रेलिवेंट है। जी। तो ब्रीफ में बताता हूँ क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्राइटेरिया में चेंज हुआ। जी जी। ठीक है, क्या क्या, जी हाँ, ये पेक्यूलियर रिलेशनशिप जो था वो प्रीसीडिंग 3 इयर्स था पहले, बाद में उसको अभी 2 इयर्स में। हाँ, और उसके बाद एक बार जूम कर देता हूँ। और अभी कौन कौन आदमी जो है वो नहीं बन सकता है। उसमें हाँ ए उनके पढ़ो। मतलब ए में क्या है कि अगर एक आदमी जो हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आया है, लेकिन अगर वो होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द लिस्टेड कंपनी, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर 50 लाख रुपए से या 2% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। और इसमें लिस्टेड कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी एसोसिएट कहीं पर भी अगर 50 लाख रुपए या 2% से ज्यादा अगर होल्ड कर रहा है तो वो नहीं बन पाएगा। फिर अगर वो कंपनी से, उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी और उसके प्रमोटर डायरेक्टर के को उसको कुछ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा पैसा देना बाकी है, जी कब, लास्ट 3 इयर्स में या करंट में, तो भी नहीं बन पाएगा अगर वो कंपनी इनडेटेड है। जी जी। अब स्पेसिफाइड अमाउंट नीचे आएगी। उसके बाद उसने गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया थर्ड पर्सन को, किसकी फेवर में, लिस्टेड एंटिटी, होल्डिंग, सब्सिडरी एसोसिएट, उनके प्रमोटर और डायरेक्टर के लिए 3 इयर्स में और करंट फाइनेंशियल ईयर में एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा, तो भी नहीं। जी। और फिर उसका पेक्यूनरी रिलेशनशिप है विद लिस्टेड कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी एसोसिएट से 2% है और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, इनकी 2% ऑफ टर्नओवर और इनकम से ज्यादा का उसका पेक्यूनरी रिलेशनशिप है। तो ये अमाउंट क्या है,
ये जो पेक्यूनरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन ऊपर ने लिखा स्पेसिफाइड अमाउंट, वो है जी 2% ऑफ ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट विच एवर इज प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी लोअर, इनमें से जो भी सबसे कम हो। जी तो अगर हमको ये चेक करना है कि एक डायरेक्टर जो है अगर उसकी ट्रांजेक्शन हैं इनमें से किसी भी टाइप की, तो हमको 2% हम्म, ऑफ टर्नओवर निकालना है, 2% ऑफ इनकम निकालना है और 50 लाख रुपीज निकालना है। इनमें से जो सबसे कम है, अगर उससे ज्यादा उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो आदमी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। जी राइट। सर, ये रेगुलेशन 16 ही है ना? हाँ, 16 के अंदर ही ये पॉइंट आए हैं। तो आपको जब बस। रेगुलेशन 16 करंट वाला पढ़ोगे तो आपको इंडिपेंडेंट का पूरा क्राइटेरिया मिलेगा। हर सेल को हिमसेल्फ कर दिया, जेंडर न्यूट्रल कर दिया, हाँ, वो जनरल। और एसोसिएट कंपनी के साथ कंपनी बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप डाल दिया। हम्म। फिर एम्प्लॉइज जो रिलेटिव जो है हु इज एन एम्प्लॉय अदर देन केएमपी, ये सब जो प्रमोटर कंपनी में या एसोसिएट कंपनी में अगर रिलेटिव जो है केएमपी नहीं है उन कंपनियों में, इसमें कैसा केस जी था, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है और आपका कोई रिलेटिव होल्डिंग में सब्सिडरी में एसोसिएट में एम्प्लॉई है लेकिन केएमपी नहीं है, तो आप बन सकते जी हो। जी ठीक है। तो सबसे पहला चेंज जो थर्ड अमेंडमेंट में आया वो ये आया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया में चेंज आया, जी। और एक पीछे हमने पढ़ा था उसमें भी चेंज आया हुआ था, 6 में या किसी में। हाँ, ये रेगुलराइजेशन। हाँ ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन 17 में 1C आ गया कि आपको दिल पढ़ना जरा एक बार क्या कह रहा है 17(1)(c). हाँ, the regulation 17(1)(c), the listed entity shall ensure that the approval of shareholders for appointment of a person on the board of directors is taken at the next general meeting or within a time period of 3 months from the date of appointment, whichever is earlier. सो मैक्सिमम आपको 3 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल ले लेनी है। अगर 3 महीने से पहले अगर कोई जनरल जी मीटिंग हो रही है तो आपको उसमें ले लेनी है। सो एडिशनल डायरेक्टर जो बोर्ड जी अपॉइंट करता था, तो उनकी अप्रूवल अभी 3 महीने के अंदर अपने को लेनी है। जी सर। इन रेगुलेशन 18, 19, 18 किसके लिए है? ऑडिट कमेटी के लिए। 2/3 तो यहाँ पे क्या हो गया कि एटलीस्ट। इसमें लिख दिया कि भाई एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए ऑडिट कमेटी में। जी जी फिर एनआरसी में भी लिख दिया एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जी 19 जो रेगुलेशन है। अब क्योंकि हर जगह 2/3 कर दिया तो नीचे जो एसआर इक्विटी शेयर्स वाली कंपनी थी उनमें जो स्पेशली अलग से लिखा हुआ था, तो वो क्लॉज अभी रेडिडेंट हो गया क्योंकि अभी दोनों के केस में 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। 2/3। तो 18 जो था वो ऑडिट कमेटी के लिए था और 19 जो था वो एनआरसी कमेटी के लिए था। बराबर। अब उसके बाद रेगुलेशन 23 में सब टू आ गया। इसमें क्या आ गया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जब भी होगी, तो केवल जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वही, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाँ, वही लोग अप्रूव करेंगे। वही अप्रूव करेंगे। दैट मीन्स अभी कैसा था, एटलीस्ट 2/3 ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो 1/3 जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता था। बस। अब वो अगर रिलेटेड है तो उसको वोट नहीं करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, खाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बराबर वोट करेंगे अप्रूवल बराबर। करने के लिए। ठीक है। फिर रेगुलेशन 25 में अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट शेल सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेल्डर बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कोई भी रेजोल्यूशन पास करोगे वो कौन सा होगा? स्पेशल अच्छा। रेजोल्यूशन। हम्म। जी फिर इन सब इलेक्शन की इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अभी आपको जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई छोड़ जाता है, वैकेंसी होती है, तो आपको विद इन 3 मंथ्स जी ही सर। फुल करनी है। जी सर। तो अभी आपको 3 मंथ का टाइम है वैकेंसी फुल करने के लिए। जी फिर अभी 23 का 10, 25 का 10, अक्टूबर 1 18 हम्म। शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद द वर्ड नंबर January 1 2022। अब ये कौन सा है? हो गया। 25 का 10 रेगुलेशन। बराबर। तो 1000 कंपनी में ये जो है ये मेरे ख्याल से डी एंड ओ वाला रहेगा।
DN, अच्छा, डायरेक्टर ऑफिस हाँ, कि आपको D&O इंश्योरेंस। पॉलिसी लेनी है 2000 के लिए कंपलसरी है 1 जनवरी हाँ के बाद से। जी जी। ठीक है। उसके बाद 11 नया रेगुलेशन आ गया, वो क्या बोल रहा है? अगर एक डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी कंपनी से रिजाइन कर जाता है जी तो वो पूरे ग्रुप में 1 साल के लिए नहीं अपॉइंट होगा एग्जीक्यूटिव या होल टाइम डायरेक्टर। जी। ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आपने यहाँ से रिजाइन करा के अपने ग्रुप कंपनी में उसको अपॉइंट किया तो वो अलाउड नहीं है अभी 1 साल तक। ओके। हम्म। ये सर कौन सा रेगुलेशन में था ये? ये 25 का 11 25 का। ओके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन। ओके। ठीक है। उसके बाद अब रेगुलेशन 36 में जो डिस्क्लोजर आपको देना रहता है अपॉइंटमेंट के टाइम पे, उसमें ये भी देना है कि वो लास्ट 3 ईयर में कितनी कंपनियों से रिजाइन किया है ओके और उसके बाद उसका स्किल और कैपेबिलिटी भी देना है और कि वो ओके। क्या स्किल है और वो कैसे उसको पूरा कर रहा है कंपनी में उस रोल के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब हम अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है हमको शेयर होल्डर को। बराबर। तो हमको ये भी देना है कि जो जिस जगह पे हम भर रहे हैं वहाँ पे क्या स्किल चाहिए और ये डायरेक्टर कैसे वो स्किल को पूरा कर रहा जी है। जी सर। फिर अभी 1A क्लॉज क्या आया? अभी जब भी अपॉइंटमेंट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तो एनआरसी कमेटी उसका स्किल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को इवेल्युएट करेगी बोर्ड पे। फिर एक रोल जी बनाएगी कि हमें कैसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए और जो रिकमेंड करेगी उसमें वो सब गुण होने चाहिए। जी सर। और उसके लिए वो एक्सटर्नल एजेंसी को यूज़ कर सकती है, वाइड बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को ले सकती है और उनके टाइम कमिटमेंट ऑफ द कैंडिडेट को भी रिव्यू करेगी कि उनके पास टाइम है कि नहीं कंपनी जी को सर। देने के लिए। तो दैट जी मीन्स अब क्या हो गया, अगर अभी कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो एनआरसी को 2 काम करने हैं। पहले बोर्ड में क्या जगह खाली हुई वो आइडेंटिफाई करनी है और फिर जो आदमी अपॉइंट कर रहे हैं उस जगह के लिए फिट है कि नहीं वो देखना है। बराबर। तो रोल और स्किल मैचिंग होनी है अभी। क्यों? क्योंकि बोर्ड डाइवर्सिटी होनी है। तो अगर कोई वैकेंसी, अगर लॉयर की वैकेंसी खाली हुई तो अब आपको लॉयर ही भरना है। हम्म। बराबर। ठीक है, वैसे नहीं लॉयर की जगह आप डॉक्टर भर दो। नहीं नहीं। बराबर। हम्म। 7B इन द लेटर रीजन अलॉन्ग विद डिटेल रीजन। अभी आपको लेटर ऑफ रेजिग्नेशन की कॉपी भी एक्सचेंज को सबमिट करनी है। ओके ओके। ठीक है, शैल बी स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि लेटर ऑफ रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद डिटेल रीजन आपको एक्सचेंज को देने हैं। सर ये डिटेल रीजंस मतलब क्या है? क्या चीज? मतलब अभी पहले पर्सनल क्या रीजंस लिखा तो हुआ नहीं था, ले सकते पहले ना क्या कोई? लिखा हुआ था कि अब जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन हो रहा है, डायरेक्टर रिजाइन हो रहा है जी तो आपको उसका रीजन जी। देना है कि उसने क्या रीजन लिख के दिया है आपको कि सो बराबर। एंड सो हैज रिजाइंड ड्यू टू सो एंड सो रीजन। अब साथ में उसके लेटर ऑफ जी रेजिग्नेशन को भी एक्सचेंज को भेजना है। जी। अगर कोई लिखता है कि मैं आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से खुश नहीं हूँ इसलिए रिजाइन कर रहा हूँ और आप एक्सचेंज में लिख देते थे ड्यू टू पर्सनल रीजन, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। बराबर। ठीक है। उसके अलावा नेम ऑफ रिजाइनिंग डायरेक्टर होल्ड्स डायरेक्टरशिप। और जब रिजाइन कर रहा है तो उसके साथ साथ जो इंटीमेशन में क्या देना है कि वो कौन कौन सी कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है। अच्छा, रिजाइन करते हो? हाँ, हमें हमें अच्छा, रिजाइन कर रहे हैं तभी। रेजिग्नेशन लेटर देना है ना। तो उसका ये भी बताना है कि अभी कौन कौन सी कंपनियों में वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है। होल्ड कर। ओके। ठीक है। और ये जो लेकिन सर डिस्क्लोजर। मतलब कौन कौन सी कंपनी में होल्ड कर रहे हैं? मतलब ये जो ग्रुप कंपनी है या अपनी कंपनी, और मतलब ऐसे ऐसे नहीं होती है नहीं, लिस्टेड एंटिटीज, कोई? नेम ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज कि और कौन कौन सी लिस्टेड। लिस्टेड कंपनियों में वो डायरेक्टर है और अच्छा, कौन कौन और सी किस कमिटियों में जगह वो से? जब रिजाइन कर रहा है वो इंटीमेशन भी देनी है आपको। हाँ, हेलो। अच्छा। हाँ, जो पे है। ठीक है। अच्छा। रिजाइनिंग के टाइम पे भी देना है कि कौन कौन देखो सी कैसा कंपनी में होता है, है? सुनो कैसा होता है, मैं अभी आपको रेजिग्नेशन का कंसेप्ट बताता हूँ। क्या है अमेंडमेंट जी पहले का और बाद का। हाँ, पहले जब जी। रेजिग्नेशन आता था तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके आप एक्सचेंज को क्या इंटीमेट बोलते कर हैं? देते थे कि सो एंड सो हैज रिजाइन ड्यू टू सो एंड सो रीजन। हाँ, बराबर। बात कर और रहा नेक्स्ट हूँ। मंथ, नेक्स्ट जो मीटिंग है या 3 मंथ जो भी था उसके अंदर आप उसको अपॉइंट करते थे। हाँ, अब उसकी बराबर। जगह सीधा 3 मंथ्स का टाइम हो गया कि विद इन 3 मंथ आपको अपॉइंट करना है।
फिर जब आप एक्सचेंज को हाँ। इंटीमेट कर रहे हो तो उसका रेजिग्नेशन लेटर भी देना है। उसमें बराबर। ये भी बताना है कि और वो कौन कौन सी लिस्टेड कंपनियों में और कौन कौन सी बोर्ड कमेटियों में मेंबर है। ओके। ठीक है, तो ये तो हुआ रेजिग्नेशन का। अपॉइंटमेंट के लिए क्या हो गया प्रोविजंस? अपॉइंटमेंट के लिए प्रोविजन हो गया कि जब भी किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो एनआरसी रिकमेंड करती है। तो एनआरसी वैकेंसी की देखेगी कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या स्किल चाहिए, फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो स्किल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी उसको रिकमेंड करेगी। बराबर। और उसका जो डिस्क्लोजर दिया जाएगा उसमें वो कौन कौन सी कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है, लास्ट 3 ईयर्स में कहाँ कहाँ से रिजाइन किया, वो भी आएगा। ओके ओके। ठीक है, तो अब ये अगर हम इसकी समरी बनाएं अगस्त 4 वाले की, हम्म तो क्या क्या हुआ हम्म। इसमें? 19 अगस्त 4 2021, ये जनवरी से इफेक्टिव हो गया है। ये जी जनवरी। इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी। तो ये सब प्रोविजन अभी एप्लीकेबल है। बराबर। क्या क्या है? फर्स्ट, क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस रिवाइज्ड। ठीक है, डिटेल में सर्कुलर पढ़ो, खाली समरी में ये सब जी है। फिर अपॉइंटमेंट जी। ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्या क्या चीजें बोली इसमें? एक तो 3 मंथ्स हो गया अभी। फिर स्किल मैचिंग होगी बाय जी एनआरसी while recommending, और लास्ट 3 years listed companies डिटेल्स यस। वो भी देनी है। फिर रेजिग्नेशन के केस में लेटर ऑफ रिजर्वेशन रेजिग्नेशन लेटर। प्लस डिटेल रीजन along with directorship held in listed companies and committee positions, ये भी आपको डिस्क्लोज करना है। जी राइट, जी सिर्फ हल्का हिंट है ये, डिटेल आपको सर्कुलर से पढ़नी है। ये सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए कि अच्छा उसमें ये हुआ था। जी। हम्म? इसके अलावा कुछ सर था ये जो इसमें? हाँ। ये जो वर्ड फाइल है वो आप हम्म? मुझे व्हाट्सअप कर देंगे? हाँ कर दूंगा। हाँ ये आपके लिए बना रहा हूँ मैं। हाँ जी जी। जो भी अपन बनाते हैं फाइल वो आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये याद रहेगा नहीं थोड़े टाइम बाद। लेकिन कभी भी इंटरव्यू पे गए, हाँ कुछ वो गए, तो फटाफट इसको देखा और 2 मिनट में टिक टिक मार के हाँ मुझे सब याद आ गया। और जी नहीं नहीं याद आया तो वीडियो दोबारा देख लेने का कि क्या बोला था, फास्ट जी। फॉरवर्ड हाँ करके, क्योंकि स्लो में देखना तो बहुत फुर्सत का काम है। जी मैं खुद नहीं देख सकता। राइट, तो ये आप समझ गए इसमें क्या हुआ जी था। जी थर्ड सर। अमेंडमेंट। तो हम 6th अमेंडमेंट पे आए हुए हैं। थर्ड अमेंडमेंट में ये हुआ, 4th 5th डेट लिस्टेड के लिए थी। 6th में क्या हुआ था? अब देखो वो यहाँ तो पे रिलेटेड पार्टी का। फाइल में काम आएगा। अब 6th अमेंडमेंट जब आप देखोगे, तो 6th अमेंडमेंट में इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया, आरपीटी ट्रांजैक्शंस, मटेरियल मॉडिफिकेशन हुआ था। 2 मिनट में याद आ गया। जी जी आ गया। यस। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर आपको जी जिसको भी पढ़ना है तो डाउनलोड करो सर्कुलर और पढ़ जाओ उसको, यस नो ओके नोट एप्लीकेबल करके। यस लेकिन यस अभी हमारे लिए 3rd और 6th अमेंडमेंट रेलिवेंट है, जिसमें से 6th यस। अमेंडमेंट जो है वो अप्रैल 22 से इफेक्टिव हो रही थी। जी है ना, याद है? जी जी। अप्रैल 1 2022। चलो उसके बाद अगस्त 4 के बाद क्या हुआ? जैसे स्पीड में चले ना तो मजा आता है, वो वाले रुक रुक के। हाँ हाँ। चलिए, अगस्त 4 की होने के बाद 3rd अमेंडमेंट हमने देख ली। फिर इनविट की आई, रीट की आई। हाँ। जी। फिर जुलाई 26 को क्या सर्कुलर आया? जुलाई 26-21 को। होल्डिंग ऑफ एजीएम। हम्म आदि टाइम
कि उनको 6 महीने, उनके लिए पहले टाइम था 3 मंथ का, तो 6 महीना कर दिया, और वो 20-21 के लिए है, ओके, तो अभी रेलिवेंट है, नहीं, राइट, क्योंकि ये निकल चुका टाइम। जी, तो ये जुलाई 6 नहीं रेलिवेंट है। गाइडेंस नोट ऑन एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल, इन्वेस्टमेंट, अब इसमें क्या हुआ, हम्म, कहाँ गया आपका, डिवेंचर ट्रस्टी नोट एप्लीकेबल है, ये हम कहाँ पे थे, जी, इधर घूम गए हम लोग, बोलिए। एक उसके बाद है मिनट, रिलैक्सेशन इन टाइमलाइन कंप्लायंस, डिवेंचर ट्रस्टी के लिए हाँ, ये हमारे को एप्लीकेबल नहीं है। फिर नहीं, जो कंपनीज सीआईआरपी में जा रही आरपी, हैं उनके लिए क्या बोला, अगर नहीं, आपकी कंपनी में सीआरपी चालू है तो, इसमें ये लिखा, पढ़ दो जरा एक बार क्या बोला। जी, हम्म, circle number so January 3, 2018, issued by Insolvency and Bankruptcy Board of India, provide as under. It is hereby declared that while acting as an interim resolution professional, a resolution professional or a liquidator for a corporate person under the code, an insolvency professional shall exercise reasonable care and diligence and take all necessary steps to ensure that the corporate मैं person आपको इसको थोड़ा undergoing समरी any में बताता हूँ, business. सुनो, मैं आपको थोड़ा समरी में बोलता जी, हूँ। जी, इसमें सबसे पहले पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि जो भी आपको, अगर आपकी कंपनी सीआईआरपी में है, तो आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, तो जी, अब उसको इंश्योर करना है कि कंपनी एप्लीकेबल लॉ को कंप्लाई करे, इंक्लूडिंग सेबी बराबर, एलओडीआर। तो अभी से सेबी एलओडीआर के प्रोविजंस की कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, resolution professional, yes, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी कोई कंपनी सीआईआरपी में जाती है तो कई डिस्क्लोजर्स की शेड्यूल है कि आपको ये सब चीजें डिस्क्लोज करनी है। तो अब ये बोल रहा है कि जी उसके सर, अलावा अभी और क्या क्या डिस्क्लोज करना है, 4 चीजें। क्या, कि 2 वर्किंग डेज पहले आपको ये बताना है कि जहाँ पे एनसीएलटी में रिजोल्यूशन प्लान पे हियरिंग होने वाली है, आपको 2 दिन पहले बताना है एक्सचेंज को, 2 वर्किंग डेज पहले। ओके, फिर अगर अप्रूवल हो गया कोर्ट में एनसीएलटी के पास, तो उसको 30 जी, डेज में आपको इमीडिएट बेसिस में, या 30 मिनट्स में आपको एक्सचेंज को बताना है। कब ओके, एनसीएलटी में इधर ऑर्डर पास हुआ, इधर 30 मिनट में एक्सचेंज को आपको बताना है। अच्छा, तो क्या एक्सचेंज में आप कंप्यूटर लेके बैठोगे? हम्म, तो वहां से जो अभी आदमी है वो वहां से जी, फोन करेगा कंपनी में कि ऐसा ऑर्डर पास हो गया, और कंपनी फटाफट बराबर, एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगी, कुछ भी करते हैं। हाँ, हम्म, जी सर, और कहीं पर भी अगर रेजोल्यूशन प्लान के कारण किसी की भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर कोई भी फर्क पड़ता है, उसकी लिस्टिंग जी, पे, वैल्यू पे, राइट ऑफ होता है, कुछ भी होता है, तो भी आपको वो एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना है। ओके, ओके, और जो भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो रिजोल्यूशन प्लान को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे जब तक वो एक्सचेंज में बता नहीं देते। जी, तो ये 4 चीजें, तो बेसिकली इसमें क्या हो गया, गाइडेंस नोट में 2 चीजें बोल रहा है। मैं इसको अगर समरी में करूं, गाइडेंस नोट ऑन सीआरपी, फर्स्ट, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये क्विक रिकैप है, कि कोई भी देखे तो आधे घंटे जी, में उसको सब समझ आ जाए, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन क्रक्स बता रहे हैं। पहला जी क्रक्स सर, है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसको कंप्लाई करना है, टू कंप्लाई एलओडीआर रेगुलेशंस, ठीक है। जी, फिर एडिशनल डिस्क्लोजर्स टू बी गिवन, किस केस में, फर्स्ट था इंस्टेंटी वाला 2 वर्किंग डेज वर्किंग है, हाँ, एडवांस में एनसीएलटी हियरिंग, हियरिंग वाला 30 मिनट्स 30 मिनट्स आफ्टर एनसीएलटी ओरल वाला, प्रोनाउंसमेंट। फिर एनी चेंज इन स्टेटस ऑफ शेयर शेयर होल्डर, होल्डर्स,
आपको इन्फॉर्म करना है. डी, जी. RP to keep resolution plan confidential unless सर ये disclosed. शेयर होल्डर में बाकी सब भी आ गए क्या, मतलब क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर्स ये सब भी आ गए? देखते हैं अभी इसमें disclose to हाँ. exchange. ओके. हाँ, अभी देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग होल्डर्स और इन्वेस्टर और लिस्टेड सिक्योरिटी, तो इसमें क्रेडिटर्स राइटर्स नहीं है. ओके. होल्डर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स. लिस्टेड सिक्योरिटी की बात होगी, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड डिबेंचर. अगर उसके एरिया में कोई भी फर्क आ रहा है जी तो जी. आपको एक्सचेंज को इंटीमेट करना है. और ये हाँ. सर्कुलर था 9 जुलाई का. 9 जुलाई. यस. तो जुलाई 9, तो ये कंप्लाई करना ही है, इसलिए रेड रखना पड़ेगा. जी सर. लेकिन किन को कंप्लाई करना है? आर जो CIRP में तो नॉर्मल केस नहीं है, नहीं. तो इसलिए मैंने हटा दिया. हम रेड यस. में वही रखने हैं जो नॉर्मल केस में कंपनी को कंप्लाई करना है. एक नॉर्मल ऐसी केस. कंपनी जिसका यस. सब बराबर बिजनेस चल रहा है. जी सर. क्योंकि जब आप एकदम क्विक रिकैप करोगे तो आपको सिर्फ रेड वाले को ही पढ़ना है जी प्रायोरिटी सर. में. फिर टाइम में तो फिर ब्लैक वाले पढ़ना है. चलो हम पहुंचे अभी अगस्त हो चुका, जुलाई 26 हो गया, कंटिन्यूस हो गया, डिवेंचर ट्रस्टी हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ CIRP हो गया. फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी डिजायरर्स ऑफ गेटिंग डीलिस्टेड. डीलिस्टिंग. तो ये है जी. स्पेशल केस है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन किस चीज से डील कर रहा है जी. वो जरूर लिखेंगे. जुलाई 7-21 कौन डीलिस्ट है? स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स. डीलिस्टिंग ऑफ लिस्टेड सब्सिडरी. थ्रू scheme of arrangement, where जी. parent is also listed and both are same line of business. तो ये जो अमेंडमेंट है ये किस कंपनी को देखनी है? जो एक लिस्टेड कंपनी है और उसकी लिस्टेड सब्सिडरी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू डीलिस्ट हो रही है. जी. तो ये रूटीन में किसी को देखने की जरूरत है नहीं सर. लेकिन अगर आपकी कंपनी ये कर रही है तो इसको आपको जरूर देखना है. जी. ओके. देन रिलीज ऑफ 1% ऑफ नो इश्यू अमाउंट. ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ये अभी ICDR नो के पर्सन्स ऑब्जेक्शन. में है. अच्छा. ठीक है. अब ये गाइडेंस नोट ऑन एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशन मीट, अब ये क्या हो गया, जी. इस साल के लिए ये ऑप्शनल है ओके. और अगले साल ऑनवर्ड सबको कंपलसरी है. एक बार पढ़ दो फटाफट. अच्छा. क्या आपको हाँ. रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट सब द. अवेलेबल करनी है? 1-to-1 मीटिंग हो अच्छा. या ग्रुप मीटिंग हो, सब आपको कंपलसरीली डिस्क्लोज करना है. ओके. तो उसके लिए गाइडेंस द नोट सेबी दे रहे वाइड हैं, नोटिफिकेशन. क्या कह रहे हैं. हाँ. ओके सर. द सेबी वाइड नोटिफिकेशन डेट May 5, 2021 have made various amendments to the SEBI LODR regulations 2015. One of amendments include enhanced disclosure requirement with respect to point number 15 of para A of part A of schedule 3 on LODR regulations. Many companies have sought clarity on this amendment. Now the exchange in consultation with SEBI is providing clarification on the below points. Disclosure of group meetings including schedule and post-meeting disclosures shall be mandatory, whereas disclosure with respect to one-on-one meetings shall not be mandatory. All audio or video recordings and transcripts of post-earnings quarterly calls by whatever name called conducted physically or through digital means, either conducted by listed entity or by any other entity, shall be disclosed to the recognized stock exchange.
Further, in order to strengthen the disclosure requirements, the exchanges have been advised to issue the below guidance पहले under ऊपर का समझ लो, SEBI। ऊपर के उसमें क्या बोला जी कि मई जी 5 में जो अमेंडमेंट्स आई थी एलओडीआर में, उसमें एनालिस्ट मीटिंग जी के डिस्क्लोजर के बारे में बोला गया था। ये बोला गया था कि 21-22 में जो है वो ऑप्शनल है, 22-23 से कंपलसरी है, चाहे वो जी ग्रुप सर। कॉल हो या। तो यहाँ पे लोग पूछे अच्छा हम जो इंडिविजुअल 1-to-1 मीटिंग करते हैं उसका भी डिस्क्लोजर देना है क्या? तो वो बोल रहे हैं नहीं, वो बराबर। मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ग्रुप मीटिंग कर रहे हो तो उसकी शेड्यूल और पोस्ट मीटिंग की जी जो ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग है वो देना कंपलसरी है। ओके। फिर ऑल वीडियो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट जो है, चाहे वो आप फिजिकल करो या डिजिटल मीड में, ठीक है। कब? जब आपकी जी क्वार्टरली रिजल्ट जब आप सबमिट करते हो उसके बाद जो मीटिंग करते हो, जी तो वो आपने किया है, किसी और कंपनी ने करवाया आपके लिए, तो आपको वो एक्सचेंज में जी डिस्क्लोज करना है। अभी जब मीटिंग होएगी तो मीटिंग की रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी या वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। बाद में उस वीडियो रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग को आप ओके वर्ड में टाइप करोगे। ये दोनों चीजें आपको एक्सचेंज ओके को डिस्क्लोज करनी है। सर, इसका लेकिन टाइमलाइन दिया नहीं है क्या, हाँ, मतलब ये सब उसमें जब हम मीटिंग आएंगे के ना, कितने हम टाइम हम के जब बाद? हम जब उसमें आएंगे तब देखेंगे, जी मई के अमेंडमेंट में। ओके। हम्म प्राइस सेंसिटिव। अब ये क्या बोल रहा है कि अभी अब कैसा होता है, अभी जब मीटिंग हो रही है तो आप क्या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो? कई चीज अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो, हाँ, जी जी तो आपको क्या प्रोविजन फॉलो करने हैं? तो ये जो नीचे जी 1 2 3 4 पड़ा है वो पढ़ लो फटाफट। SEBI PIT regulations 2015 provides for fair disclosure of unpublished price sensitive information UPSI. हम्म, It has been observed that in cases where the analyst or research personnel or investor meet attended by persons representing the listed companies, whether one-on-one or group हम्म, meet has not been organized by the listed company, हम्म, the possibility of the company sharing UPSI during these meetings cannot be ruled out. If any price-sensitive information has been shared in such meetings, it will tantamount to selective disclosure and create information asymmetry affecting the market integrity, ना मैं इसको फटाफट आपको resulting बताता in हूँ, सुनो। मैंने non-compliance पढ़ with लिया the। इसको, मैं आपको बताता हूँ क्या कह जी रहा है। ये बोल रहा है कि जब भी एनालिस्ट मीट होती है, आप रिसर्च पर्सनल से मिलते हो, आप इन्वेस्टरों से मिलते हो, जी ठीक है, जिसमें एक तरफ कंपनी के लोग हैं, वेदर 1-on-1 और ग्रुप मीटिंग है, आप एक आदमी से मिल रहे हो या ग्रुप के लोगों से मिल रहे हो ड्यूरिंग द एनालिस्ट मीट, जी सर। तो उस केस में चांस है कि आप कोई ना कोई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर जाओ। बराबर है। राइट, किसी ने कुछ पूछा, आपने बोल दिया, बाद में आपको पता चला ये तो हमने एक्सचेंज को नहीं दिया हुआ है। तो इस चीज को बराबर केटर है। करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि अभी आप ऐसी सब मीटिंग की जहाँ पे भी यूपीएसआई शेयर की है, आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सचेंज पे दोगे। ये देखो, अच्छा। ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसको पढ़ो। In order to avoid such information asymmetry to ensure market integrity and to safeguard the interest of investors, हम्म all listed companies shall be disclosed to required audio recordings or transcripts of all such information as mentioned in the previous point, where the UPSI is shared, हम्म irrespective of whether the meeting was organized by the listed company or by any other entity. हम्म, Okay. ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप ऐसी जी कोई सर। भी मीटिंग करते हो जहाँ पे यूपीएसआई शेयर की गई है, तो आपने की हो या किसी ने भी वो ऑर्गेनाइज करी हो, आपको शेयर करनी है लेके। हम्म जी तो जी इसमें क्या हुआ गाइडेंस नोट में 29 जून के, इसमें एक तो इन्होंने क्या बोला कि ग्रुप मीटिंग का ही डिस्क्लोजर करना है, बराबर। डिस्क्लोजर मैंडेटरी, 1-on-1 नॉट मैंडेटरी। फिर नीचे एक्सेप्शन दे दी, बराबर। अनलेस यूपीएसआई शेयर, देन यू हैव टू शेयर वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग विथ स्टॉक एक्सचेंज अंडर पीआईटी। ठीक है,
जी सर। ठीक है, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम पे, अभी तो जो शेड्यूल चल रही है वैसे ही हम लोग कर रहे जी सर। हैं। हम अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं शेयर करें ना एक्सचेंज से, जब तक का मैंडेटरी नहीं हो जाता। ब- तो ये अभी लोग उसके लिए बराबर एडवांस में पूछ रहे थे। तो जब हम वो प्रोविजंस देखेंगे तो वहां से आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या चीजें। बराबर। तो हम लोग पहुंच गए जून। गाइडेंस नोट हो गया जून 29 का। जी सर। उसके बाद है एफएक्यू एलओडीआर अमेंडमेंट डेटेड FAQs मई 5, जो मई 5 को जो अमेंडमेंट हुई में उसके एफएक्यू। जी क्या एफएक्यू है? पहला the है, risk management पहले committee बिना shall पढ़े ही आंसर दो, क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है रेगुलेशन 3.2 द प्रोविजन ऑफ द पहला लिस्ट क्वेश्चन। बिकम हाँ टू लिस्ट ऑफ द बेसिस मार्केट कैप, कि मार्केट कैप कौन सी मार्केट डेट का पकड़ने का है? तो ये बोल रहा है मार्केट कैप मार्च 31 2021 का पकड़ने का है। मार्च का। ओके। फिर हाउ मच टाइम इज अवेलेबल टू कमिटी टू 2021। कंप्लाई द फॉलोइंग प्रोविजंस। जी 21.2 कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर होंगे, मेजोरिटी बोर्ड मेंबर होगा, मैं उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और अगर कंपनी ने ऐसा इक्विटी शेयर किया है तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। जी 21(3) जी सर। में कि आपको मिनिमम 2 मीटिंग करनी है और 500 की जगह 1000 कम जो टॉप 1000 कंपनीज हैं उनको कंप्लाई करना है, और एक डिटेल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी है। ये सब चेंजेस आए थे रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के लिए। तो वो पूछ रहे हैं ये कब से जी सर। इफेक्टिव है। तो इसने क्या बोला कि जो टॉप 500 कंपनी है जिनको ये ऑलरेडी एप्लीकेबल थे, उनको विद इन 3 मंथ या बोर्ड जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है उसके अंदर अपनी कंपोजिशन चेंज कर लेनी है। जी सर। और अदर कंपनीज को जिनको ये टॉप 1000 है, जो 500 1 से 1000 है, उनको 6 महीने में करनी है। जी जी हम्म? फिर उसके बाद ये जो 2 कमेटी करनी थी, वो बोल रही थी कि जिसका फाइनेंशियल ईयर सितंबर 30-21 से पहले खत्म हो गया उनको एक ही आरएमसी मीटिंग करनी है अभी ड्यूरिंग द ईयर, जी। और जिनका फाइनेंशियल ईयर दिसंबर का है या मार्च 31-22 का है उनको 2 आरएमसी करनी है। दुआ। ठीक है, फिर बैंकों को ये एप्लीकेबल है क्या? हाँ, ये बैंकों को भी एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट यस। गवर्नेंस प्रोविजंस। जी अभी अगर जो इन्होंने प्रोविजंस चेंज किए प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन के, हम्म तो वो बोलता है कि मई 5 से पहले अगर आप नोटिस दे चुके हो तो नहीं एप्लीकेबल है, मई 5 के बाद किया तो आपको एप्लीकेबल होगा। हम्म। फिर वो पूछ रहा है कि रिक्लासिफिकेशन एप्लीकेबल बोर्ड मीटिंग के कितने दिन में सबमिट करनी है, तो वो बोल रहा है 30 डेज में सबमिट करनी है। 30 अब फिर सेकंड बोला अगर आपकी बोर्ड मीटिंग एक दिन से ज्यादा चली तो आपको फाइनेंशियल रिजल्ट कब डिस्क्लोज करने हैं? हम्म। तो क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी विद इन 30 मिनट्स ऑफ एंड ऑफ द मीटिंग फॉर द डे ऑन विच इट हैज बीन कंसीडर्ड, जिस दिन कंसीडर हुआ। पर इन केस ए कंपनी बोर्ड मीटिंग हम्म कंटिन्यूज बियॉन्ड ए डे विदाउट एनी इंटरप्शन, तब 30 मिनट्स कब स्टार्ट होंगे? तो हम्म। इसका आंसर है कि आउटकम शैल बी फाइल्ड विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड नॉट नॉट फ्रॉम द फ्रॉम द एंड ऑफ एंड द ऑफ द डे, डे। अगर बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट डे तक कंटिन्यू करती है। अब इसने एग्जांपल दिया, मई 1 को 9 बजे शुरू हुई बोर्ड मीटिंग जी और जी। अगले दिन सुबह 4 बजे खत्म हुई, ओके तो आपको 4:30 बजे तक करना है अगले दिन। ओके। अब 2 दिन हुई मीटिंग, एक 9 बजे शुरू हुई, जी फिर 6 बजे खत्म हुई, अगले दिन 9 बजे जी शुरू हुई, फिर 4 बजे खत्म हुई। जी तो इसके केस में जो आइटम डे 1 में कंसिडर हुई उसके लिए 6:30, और जो डे 2 ओके। में कंसिडर हुई 4:30। तो दोनों में फर्क क्या हो गया? साढ़े। अगर मीटिंग बिना ब्रेक के हम्म। चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, जी तब तो जी आपको मीटिंग खत्म होने के बाद करना है। अगर मीटिंग में ब्रेक हो गया तो उस ब्रेक के बाद उस दिन जो मीटिंग में डिस्कस हुआ है वो उस दिन इन्फॉर्म करो, उससे अगले दिन जो डिस्कस हुआ जी। है वो उससे अगले दिन इन्फॉर्म करो। तो यहाँ पे सर ये ब्रेक बेसिक मतलब एडजस्टमेंट भी, हम्म ब्रेक मतलब एडजस्टमेंट भी हो गया क्या? नहीं, एडजर्नमेंट नहीं। अगर मीटिंग चालू करी आपने और आपकी मीटिंग 2 दिन चल रही है, सब प्रेजेंटेशन हो रही हैं, सब हो रही हैं, हम्म
तो आज के दिन में आपने 6 बजे खत्म कर दी मीटिंग कि बाकी आइटम कल करेंगे, तो आज का इंटीमेशन आज दो और कल का इंटीमेशन कल दो। अगर आपने रात को मीटिंग बुलाई 9-10 बजे और वो चले जा रही है बिना ब्रेक के और अगले दिन सुबह खत्म हुई कंटिन्यूशन में, तो आपको अगले दिन देना है। तो आज रात को 12 बजे कुछ नहीं डिस्क्लोज देना क्योंकि आपकी मीटिंग ब्रेक नहीं हुई। बराबर। तो एफएक्यू में ये जो एफएक्यू थे, अगर मैं ब्रॉडली बोलूं 29 जून के, ये रेलिवेंट है अपने को। क्या क्या Yes. चीजें कंसीडर की? एक आरएमसी की टाइमलाइंस, आरएमसी। तो उसमें टाइमलाइंस में क्या बोला? जो 500 जनरल companies 500 को 3 अप months टू का। 500 की जो कंपनी थी जिनको ऑलरेडी एप्लीकेबल था उनको 3 मंथ्स, जी। रेस्ट को 6 मंथ्स। फिर ट्वाइस मीटिंग जो है जिनका फाइनेंशियल ईयर 2 दिसंबर 21 दिसंबर 21 और मार्च 22 में हो रहा था, उनको 2 करनी है। जी। एल्स को 1 मीटिंग करनी थी। एक। फिर आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग 2 केसेस में, ब्रेक और विदाउट ब्रेक। ब्रेक और विदाउट। तो ब्रेक के केस में एवरीडे, यस। और विदाउट ब्रेक में एंड ऑफ द मीटिंग, another meeting। राइट। तो ये क्या जी। था? ये एफएक्यू थे किसके ऊपर? जो मई की अमेंडमेंट आई उसके ऊपर, क्योंकि मई में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई थी। जी। तो ये है एफएक्यू ऑन मे अमेंडमेंट। फिर मार्केट कैप कौन सा लेना था एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस के लिए? नो 31 मार्च। डेट ऑफ 31 मार्केट मार्च। कैप 31/3/21। ये कवर हो गया। जी सर। नेक्स्ट कहाँ तक पहुंचे? एफएक्यू जरूरी है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये हो गया गाइडेंस, एफएक्यू हो गया जून 29 का। फिर एक्शन टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एनुअल लिस्टिंग फीस। तो जो कंपनियों ने अगर एनुअल लिस्टिंग फीस नहीं पे की है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जी। जी सर। क्या एक्शन है? पहला, उनको रिमाइंडर दिया जाएगा। फिर ओके। उनको नोटिस दिया जाएगा और उनके फर्दर इशू अप्रूव नहीं किए जाएंगे। फिर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग फ्रीज कर ओके। देंगे। फिर लिमिटेड ट्रेडिंग ओके। चलेगी ओके। कि एक पर्टिकुलर एक ही दिन होगी। और ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? पीएसयू को एप्लीकेबल नहीं है, जिनके डेट रीट्वीट है उनको एप्लीकेबल नहीं है। नहीं। तो जिसने भी ये नहीं किया उसको ये 4 प्रोसेस होंगे। बराबर। तो अगर कोई आपसे पूछे हम नहीं देंगे, क्या कर लेगी एक्सचेंज? तो वर्स्ट टू वर्स्ट आपके शेयर फ्रीज कर देगी और अर्लियर स्टेज में नोटिस बराबर। देगी आपको। कौन सी डेट का था? जून 25। ठीक है। एक्शन बाय एक्सचेंज इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एनुअल लिस्टिंग फीस। क्या क्या था इसमें? सबसे पहला स्टेप क्या करेगी एक्सचेंज? नोटिस। रिमाइंडर देगी कि रिमाइंडर। भैया पे करो। फिर क्या करेगी? नोटिस इशू करेगी। हाँ, एंड जी। नो फर्दर लिस्टिंग अप्रूवल देगी। थर्ड स्टेज पे प्रमोटर शेयर जी होल्डिंग जी। फ्रीज कर देगी। उसके बाद क्या करेगी? सस्पेंशन कर देगी विद लिमिटेड ट्रेडिंग। अब इसको डिटेल में पढ़ना है तो वहां जाके पढ़ो, लेकिन क्रक्स ये है इसका, ये 4 स्टेप में होगा। जी। तो अगर आप इस जी। केस में फॉलो कर गए तो आपको जून 25 की अमेंडमेंट पढ़ने की, लेकिन रूटीन में एप्लीकेबल नहीं है। नहीं। रूटीन कंप्लायंस नहीं है हमारी।
जून हो गया। अब आ जाओ आप जून 16 में। ऑटोमेशन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर चल रहे थे। अब इसके में इन्होंने क्या बोला कि जिन्होंने अभी तक इक्विटी पे एसएसडी के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे, अब इन्होंने ये प्रोविजन डेट लिस्टेड कंपनी को भी एप्लीकेबल कर दिया कि उनको भी एसएसडी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना है। ओके। ठीक है। फिर रिलैक्सेशन रिक्वायरमेंट मिनिमम वेस्टिंग पीरियड इन केस ऑफ डेथ, ये ईसॉप के लिए रिलेटेड है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर कोई डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली सब वेस्ट हो जाएंगे उसको। ओके। फिर जून 15 अभी रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। जून 15 जो है डीलिस्टिंग से रिलेट कर रहा है, नहीं एप्लीकेबल है। अब गाइडेंस नोट ऑन बराबर। कम्युनिकेशन बाय लिस्टेड एंटिटी। अब जो एक्सचेंज को जब हम इंटीमेशन देते हैं तो हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो इस डाटा इसमें गाइडेंस नोट में लिखा हुआ है जून 11 के। ओके। क्या क्या लिखा हुआ है देखो। ये सबसे पहले पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि आप, पढ़ देता हूँ चलो। वन ऑफ द कि आप अपने स्टेक होल्डर से एक्सचेंज के थ्रू इंटीमेट करते हो। ठीक है। तो आप रेगुलेटरी फाइलिंग करते हो, उसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस अपडेट देते हो, अवार्ड रिकॉग्निशंस देते हो। हाँ। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि जो केएमपीज हैं या पर्सन जो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनियों को, वो कंपनी का फ्यूचर प्लान एटसेट्रा डिस्कस कर देते हैं इंटरव्यू करते हुए। बोलता बराबर। है ये जरूरी है। ठीक है। लेकिन स्टेक होल्डर का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप गलत कुछ इन्फॉर्मेशन ना दो। तो इसमें वो बराबर। क्या बोलता है, कंपनी शैल एंश्योर दैट नो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्लोज अनलेस द सेम हैज बीन फर्स्ट डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बराबर। अभी एक गाड़ी वाले का इंटरव्यू हो रहा है, उससे पूछते हैं आपने फरवरी महीने में कितनी सेल करी है। अब ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है क्योंकि एक्सचेंज के पास तो है नहीं, एक्सचेंज पे तो क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन है। बराबर। तो अगर वो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देगा तो उसके बेस पे लोगों को पता चल जाएगा कि इस बार सेल अच्छी होने वाली है कि नहीं होने वाली। वो शेयर खरीद लेंगे बराबर है। जिन्होंने भी देखा है। तो वो बोल रहे हैं कि कंपनी इंश्योर करेगी कि कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, अगर आपको देना है तो पहले एक्सचेंज को डिस्क्लोज करो। बराबर। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट आप कर रहे हो वो ट्रूथफुल, फेयर, एविडेंस बेस्ड हो। मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव या डिस्टोर्टेड नहीं होनी चाहिए। जी। अनट्रू और मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं दोगे। फिर जी। फिर आप क्लियर, कंसाइज और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज करोगे। बराबर। अगर आप कोई फाइनेंशियल डाटा दे रहे हो तो लास्ट 3 ईयर का डाटा भी इंक्लूड करोगे। जी। हाँ। जिसके अंदर आपको सेल्स का, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, शेयर कैपिटल, रिजर्व, ईपीएस, डिविडेंड, ये सब डाटा देना है। जी। और उसको अपनी वेबसाइट पर लिंक भी देना है जहाँ पे डाटा चेक किया जा सके। यस। फिर आपको सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यूज करनी है। टेक्निकल लैंग्वेज अवॉइड करनी है ताकि इन्वेस्टर जी। को समझ आ जाए, और जितना चाहिए उतना ही दो, जबरदस्ती की कहानियां मत लिखो। बराबर। फिर कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं देगी। अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रही हो आप कहीं पर भी कंपनी, तो जो पब्लिश्ड है वही देगी। नॉन फैक्चुअल एंड बराबर। अनसब्सटेंस स्टेटमेंट शेल नॉट बी, जिसके पीछे बेस नहीं है ऐसी कोई स्टेटमेंट मत दो। फिर कंपनी अपने आप को लीडर, पायोनियर, एक्सपर्ट तभी बोले, हाँ, फैक्चुअल डाटा पे, किसी एक सोर्स के बराबर। बेस पे नहीं। अब एक कंपनी जो सबसे नीचे है वो बोले मैं लीडर हूँ, तो गलत हो जाएगा। बराबर। तो जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट पास करनी है तो किसी सोर्स के ऊपर होना चाहिए बराबर। जो कि वाइडली अवेलेबल हो। और वो सोर्स कहाँ से आपने लिया वो भी आपको इंडिकेट करना है। आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बराबर। लिखा वी आर नंबर 1, लेकिन कौन बोल रहा है आपको नंबर 1, वो सोर्स भी आपको डिस्क्लोज करना है। बराबर। फिर उसके बाद अगर आपको कोई अवार्ड मिला, रिकॉग्निशन मिला, तो जिसने आपको अवार्ड दिया उसके साथ आपका कोई रिलेशन है, ये भी आपको डिस्क्लोज करना है। कि अपने घर की कंपनी अवार्ड दे रही है और आप ऐसी परसेप्शन बना रहे हो कि आपको अवार्ड मिला, अवार्ड मिला। सो 11 जून में ये रेलिवेंट है, जून 11 2021। ठीक है। एनी गाइडेंस नोट ऑन डिस्क्लोजर बाय लिस्टेड एंटिटी, जिसका क्रक्स था कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, प्राइस, हाँ, नो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्लियर लैंग्वेज, एटसेट्रा। इनको आपको फॉलो करना है जब भी आप कोई जी। कम्युनिकेशन करते हो। मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए।
तो अगर आपको कोई आपने लेटर बनाया तो वो सही है कि गलत है, आपको इनमें से कोई क्राइटेरिया हिट नहीं होना चाहिए। देन कहाँ पहुंचे हम, जून के, ठीक है। एलओडीआर हो गया, आउटस्टैंडिंग लिस्टिंग फीस हो गई, डिस्क्लोजर हो गया, डी लिस्टिंग हो गया, जून 7 हो गया। अब सेंट्रलाइज डाटाबेस फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड डिवेंचर नॉट एप्लीकेबल, स्ट्रीमलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ आईपीओ नॉट एप्लीकेबल। Yes, फिर please. फॉर्मेट ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय लिस्टेड एंटिटी Corporate एप्लीकेबल। governance. अब यहाँ पे इन्होंने एक नया एनेक्सर 4 और डाल दिया, जहाँ पे आपने अगर कोई प्रमोटर Okay. को लोन गारंटी या कुछ दिया हुआ है तो उसकी डिस्क्लोजर करना है। Okay. तो ये जो फॉर्मेट है ये सितंबर से इफेक्टिव हो चुका है। तो आपकी सीजी रिपोर्ट में ये एक एनेक्सर हर 6 मंथ में आपको देना है। एनेक्सर Okay. 4 जो है कि आपने कोई लोन गारंटी कंफर्ट लेटर जो है वो प्रमोटर या प्रमोटर को, उसके ग्रुप को, डायरेक्टर को या केएमपी को दिया है कि नहीं दिया है। तो ये डिस्क्लोजर अब 6 मंथली बेसिस पे सीएफओ से सर्टिफाइड करके देना है आपको। Okay. तो ये जो था कौन सी डेट का था, मई 31, तो ये रेलिवेंट है। मई 31 ऊपर वाले को क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ध्यान रखना है लेकिन कंप्लायंस नहीं है। Annexure 4 in CG report effective from September 21 हाफ ईयरली। ओके, तो इसको कर दो रेड, ये है आपको रेलिवेंट। नेक्स्ट इंसर्ट रो बिलो 29 जी। अब इसमें क्या है, ट्वेंटी नाइन्थ में रीट इनविट का है। फिर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बाय लिस्टेड एंटिटी। जी। अब इसका क्रक्स देता हूं मैं आपको। अभी हम लोग सिर्फ बिजनेस जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट देती है टॉप 1000 कंपनीज। हम्म। अब उसका फॉर्मेट चेंज करके अब उसको बोल दिया बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, हम्म। जो अगले साल से सबको मैंडेटरी है, इस साल ऑप्शनल है। ओके। ठीक है, तो ये जो है पढ़ दो इसको फटाफट, या मैं पढ़ देता हूँ, रुको। है सेबी जी। ने सर्कुलर इशू किया था मई 10 को रिगार्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट टू वाइट सो इट हैज बीन डिसाइडेड टू न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और ये निकाल दी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 फॉर्मेट दिया इन्होंने। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल द, ये जो इसका नाम हो गया BRSR, ये डिस्क्लोजर लेती है ऑन दी परफॉर्मेंस अगेंस्ट द 9 प्रिंसिपल ऑफ नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट एंड रिपोर्टिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एसेंशियल एंड लीडरशिप इंडिकेटर। ये बोल रहे हैं कि जो भी ये रिपोर्ट है ये इस गाइडलाइंस के बेस पे बनी हुई है, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 करके, जिसमें जो एसेंशियल इंडिकेटर है वो मैंडेटरी है और लीडरशिप इंडिकेटर वॉलंटरी है। और फिर with effect from financial year 22-23 it will be mandatory for top 1000 listed companies। तो अभी ये जो साल खत्म हुआ, अब ये 21-22 खत्म होगा, तो 21-22 के एनुअल रिपोर्ट में नहीं चाहिए, लेकिन 22-23 के एनुअल रिपोर्ट में आपको BRSR जो है वो सबमिट करने हैं। जी। और ये फॉर द फाइनेंशियल ईयर है, ड्यूरिंग द नहीं है। सो अभी इस साल जो एनुअल रिपोर्ट बनेगी वो 21-22 की बनेगी। तो 21-22 में आपको ऑप्शन है या तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट दो या बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट दो, लेकिन अगले साल आपको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ही देनी है। और उसके अंदर एसेंशियल इंडिकेटर मैंडेटरी है, लीडरशिप इंडिकेटर नॉट मैंडेटरी। ओके। तो ये था मई 11-21।
क्या बोल रहे हैं? BSRS, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मैंडेटरी है जी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एनुअल रिपोर्ट। उसके अंदर एसेंशियल इंडिकेटर मैंडेटरी एंड लीडरशिप इंडिकेटर वॉलंटरी। सर ये क्या है इंडिकेटर? तो उस रिपोर्ट के अंदर दिया होगा कि आपको ये तो देना ही देना और ये एडिशनल इंटीमेशन है जो आपको देना है। उस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स हैं कि कंपनी रिश्वत नहीं देगी, कंपनी एनवायरनमेंट का ध्यान रखेगी, उसके लिए उन्होंने अलग अलग इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और वो हर एक में पूछेगा आपने अच्छा। किया कि नहीं किया, किया तो कैसे किया। तो उसमें जो एसेंशियल इंडिकेटर की कैटेगरी में है वो आपको देना है, उसकी डिस्क्लोजर लीडरशिप के लिए बोल रहा है कि एडवाइजेबल है लेकिन मैंडेटरी नहीं। ओके तो इसकी डिटेलिंग करनी है आपको। तो कब तो आपको पढ़ लेना ही लेना चाहिए जब आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले साल को आपको इसको इम्प्लीमेंट करना। तो टेक्निकली 31 मार्च से पहले आपको ये सर्कुलर पढ़ के लेना चाहिए कि अगले साल से हमें क्या क्या करना है। जो भी फ्रेमवर्क है वो 1 अप्रैल से पहले आपको रेडी करना चाहिए। ओके, तो इसमें एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 सब दिया हुआ है फॉर्मेट्स। ठीक है, अभी हम कहाँ पहुंचे? चलिए, रिस्पोंड हो गया। सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन मई 11 वाले, ये बहुत बड़े अमेंडमेंट थे। जो दी, अच्छा ये तो वो वाले थे। ये जो अमेंडमेंट थी, पहले तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट चालू किया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो एक पूरा चैप्टर हाँ उसके ऊपर दिया। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे भी ही और शी था उसको ठीक कर दिया, जहाँ ही का रेफरेंस है वहाँ शी को भी कर दिया। फिर उन्होंने बराबर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के प्रोविजंस लाए कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में क्या क्या होना बराबर चाहिए, क्या कोरम होने चाहिए, कौन लोग होने चाहिए। ठीक है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, टॉप 1000 कंपनीज को मैंडेटरी कर दिया। फिर विसल ब्लोअर ये कुछ नहीं था। सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट जो एक सर्कुलर के अंदर थी उसको भी रेगुलेशन का पार्ट बना दिया कि क्या कह दिया कि अभी हर लिस्टेड कंपनी और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड कंपनी जो है वो अपना सेक्रेटरियल ऑडिट कराएगी और कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस से और एनुअल रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी के साथ अनेक्स करेगी। उसके अलावा एक सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट भी देगी। अब ये जो थी ऑडिट रिपोर्ट, ये तो जो हम कंपनी एक्ट में लेते हैं वो वाली रिपोर्ट है। उसके अलावा सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो लिस्टिंग रेगुलेशन की कंप्लायंस के बारे में, वो आपको 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देनी है। ठीक है, हीज और हर को ठीक कर दिया इन लोगों ने जहाँ कहीं पे भी आ रहा था। अभी जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी वो यूनिफॉर्म कर दी, 21 डेज कर दिया। 21 डेज। ठीक है, कि सीजीबी 21 डेज ये सब भी। फिर बोनस के केस में अभी आपको प्रायर डिस्क्लोजर कंपलसरी कर दिया। ओके फिर रेगुलेशन 36 में 30 मिनट की जगह टाइमलाइन अभी कैसा था कि पीछे पार्ट बी में अलग अलग टाइमलाइंस दी हुई है कि ये डिस्क्लोजर इतने टाइम में करना है, ये डिस्क्लोजर इतने टाइम में, तो वो वर्डिंग ठीक कर दी, ग्रामेटिकल ठीक किया। फिर रिक्लासिफिकेशन के प्रोविजंस रिप्लेस कर दिए कि अभी रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर शेयरहोल्डिंग इन प्रोविजंस के थ्रू होगी। तो उसमें ये एक एडिशनल किया, एक शॉर्टकट रूट डाला इन्होंने। ये कौन से केस में एप्लीकेबल था?
कि वो प्रोसीजर बताएगी जब भी आपको एप्लीकेशन आती है प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन की, तो आपको क्या प्रोसीजर करना है। हाँ और थोड़ा टाइमलाइन शॉर्ट कर दिया, पहले टाइमलाइन बीच में बहुत ज्यादा था। ओके ठीक है, ब्रॉडली ब्रॉडली टच कर रहे हैं, डिटेल में आपको जी करना है तो अब आपको लिस्टिंग रेगुलेशन पढ़ना चाहिए। जी जी मॉनिटरिंग एजेंसी अगर आपने अपॉइंट किया तो उसके प्रोविजंस में चेंज था, हर को चेंज किया। और उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग जो है, उसकी जगह BSRS आ जी जाएगा, वो प्रोविजंस आ गए। जी 37 आपका स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए है। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को उन्होंने रीनेम कर दिया इनोवेटर ग्रोथ हाँ प्लेटफॉर्म। इनोवेटर्स ठीक है, रेगुलेशन 49 जो है वो अब एवरी ईयर हो गया, नॉर्मल ईयरली कर दिया उन लोगों ने। जर्ली फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बारे में प्रोविजंस चेंज कर दिया कि अब आपको वेब लिंक देना है एनुअल रिपोर्ट में। फिर आपको वोटिंग रिजल्ट 48 आवर्स की जगह 2 वर्किंग डेज में देना है। फिर चेंज ऑफ नेम के लिए आपको कंप्लायंस करनी है। बराबर 45 46 में शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टर्स की जब हम बात की, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी देनी है, जी तो वो प्रोविजंस डाले। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से पहले या विद इन 24, जो भी दोनों में से पहले, और ट्रांसक्रिप्ट 5 दिन के अंदर, और वेबसाइट पे जी भी अपलोड करनी है। अब ये सब जो जी चीज़ें हैं वो वॉलेंट्री है अप्रैल 1 21 से 22 तक, और मैंडेटरी है अप्रैल 1 22 से। तो अभी 2 महीने बाद कोई भी शेड्यूल करोगे तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देना है कब, 24 आवर्स, और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर देनी है और वेबसाइट पे भी चढ़ानी है। जी फिर सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स के लिए है कि आपको अपनी वेबसाइट पे कौन से फाइनेंशियल्स चढ़ाने हैं। फिर आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, वो आपको यहाँ पे इंक्लूड किए एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में नहीं सॉरी, आपकी वेबसाइट पे। सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट लगानी है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लगानी है, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ KMP देने हैं, रेगुलेशन 30 के डिस्क्लोजर्स देने हैं, एनुअल रिटर्न आपको साइट पे अपलोड करने हैं। फिर 52 आपका डेट लिस्टेड के लिए है, और रेगुलेशन 94 स्कीम्स के लिए है। फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रोल आ गया यहाँ पे नया। फिर हमने जो अभी पढ़ा था कि बोर्ड मीटिंग जो अगर एक दिन से ज़्यादा चली तब कैसे देना है। फिर रेजोल्यूशन प्लान के लिए क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं, शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं। फिर हीजर चेंज हुआ। फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी क्या क्या डिस्क्लोजर आपको एनुअल रिपोर्ट में देना है। तो यहाँ पे ये डिस्क्लोजर आ गया। फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लिए क्या डिस्क्लोजर देना है, रेम्यूनरेशन के लिए क्या, एनुअल रिपोर्ट के डिस्क्लोजर्स की बात हो रही है। और फीस फीस 5 लाख हो गई। तो ये जो थी, ये अमेंडमेंट थी जो मई 11 को आई थी, जी 30 मई 11, जिसका क्रक्स जो मोटा मोटा मैं लिखता हूँ, हाँ, जी LODR अमेंडमेंट्स क्या क्या था जो हमको याद आ रहा है। इसमें एक जो इन्होंने पॉइंट डिस्कस किया, यूनिफॉर्म टाइमलाइंस किया डिस्क्लोजर के लिए, बराबर CG और शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए। हाँ, फिर 49 का सर्टिफिकेट जो है जर्ली कर दिया एटसेट्रा वो एनुअल कर दिया। जी फिर BSRS मैंडेटरी कर दिया अप्रैल 1 22 से।
फिर सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, ऑडिट हम्म, एंड सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट के प्रोविजंस डाल दिए, राइट। फिर रिस्क मैनेजमेंट जी। कमेटी के कंसेप्ट को इफेक्टिव कर दिया हम्म, हम्म, टॉप 1000 कंपनी के लिए। फिर रोल्स चेंज कर दिए, रोल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड ऑडिट कमेटी का रोल भी चेंज किया। जी। उसमें लिखा क्या, जनरल स्कीम्स के न्यूट्रल। ऊपर आप वो करोगे, वैल्यूएशंस के ऊपर करोगे। उसके अलावा क्या किया इसमें, डिस्क्लोजर्स जो देने हैं स्टॉक एक्सचेंज जनरल। में, डिस्क्लोजर्स ऑन इन एनुअल रिपोर्ट वो चेंज किए। फिर शेड्यूल इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट। वो प्रोविजंस लाए, प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड। और क्या किया, इतना तो आपको याद आ रहा है, ये सब किया इन्होंने। हाँ, एकदम। हाँ, यस। और कुछ अगर मोटा मोटा, फिर ये डिस्क्लोजर किया कि अगर बोर्ड मीटिंग 2 दिन चल रही है, हाँ। कंटिन्यूइंग फॉर 2 days, देन फटाफट अभी ऊपर से देखते हैं क्या क्या और कोई ऐसी चीज जो, हाँ, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म। वर्ड यूज किया। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की जगह अब ये वर्ड यूज किया, हीज और हर जी। कर दिया। जनरल। फिर उसके बाद ये बोल दिया अगर एक बार एप्लीकेबल हो गए प्रोविजंस किसी कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, हाँ, नेटवर्क बेस पे, तो 3 साल तक उसको कंटिन्यूस कंप्लाई करना है। अच्छा। अभी कैसे 25 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है तभी सीजी के प्रोविजंस लगते थे, दूसरा। ऐसा कुछ हाँ। है। तो अगर उसका एक बार लग गए, हम्म, बाद में कम भी होगी तो भी 3 साल तक कंप्लाई करना है। फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अच्छा। बारे में बोल रहा था, मोटा मोटा सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट के बारे में बोला इन्होंने, टाइमलाइंस चेंज हम्म, करी, हिज और हर की है। फिर इन्होंने ये भी बोल दिया एक पॉइंट कि बोनस रिक्लास। बोनस का प्री इंटीमेशन कंपलसरी कर दिया अभी, प्री इंटीमेशन कंपलसरी। पहले क्या होता था, अगर आपका एजेंडे का पार्ट है तभी देना था, अब चाहे एजेंडे का पार्ट हो या ना हो आपको बोनस का इंटीमेशन देना है। फिर अच्छा। प्रोविजंस फॉर प्रमोटर रिक्लास। रिक्लासिफिकेशन इंक्लूड कर दिया नए। हम्म? अब किसी इंटरव्यू में बहुत डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं ना, कोई भी अगर आपसे पूछे मुझे बराबर। अमेंडमेंट बताओ तो आपको ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बताना है। यस। रिक्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपका बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट हो गया, मर्जर कमीशन का हो गया, फिर 43A हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी डिस्क्लोज करने का हो गया, चेंज ऑफ नेम के प्रोविजंस हो गए जो रेलिवेंट नहीं है, ऑडियो वीडियो के हो गए। ठीक है, मोटा मोटा ये था। यस। क्लियर। उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं मई इधर, ठीक है, सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन। फिर आईसीडीआर में अमेंडमेंट हुई मई 8 को। फिर SC/ST में अमेंडमेंट हुई, बराबर। फिर मई 5 को डिवेंचर ट्रस्टी के लिए था। हम्म, फिर कोविड के कारण जो टाइमलाइन एक्सटेंड किया वो सब प्रोविजंस थे। बराबर। रिलैक्सेशन अप्रैल 30 को, वो भी रिलैक्सेशन। टाइमलाइन है, वो सब निकल गया इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो टाइम की जगह नई सब निकल। टाइमलाइंस आ गई। हाँ। बराबर। अप्रैल 21 की कोविड की टाइमलाइंस थी कि वो गैप नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। फिर पीआईटी के डिस्क्लोजर थे, आईसीडीआर के थे, फिर ये लिस्टिंग के रेगुलेशन थे अप्रैल 27 को। इसमें क्या चेंज किया? हम्म ठीक है, अब समझे ना मैं क्यों एक्सक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज वो रेलिवेंट नहीं है इक्विटी लिस्टेड के लिए।
तो जो भी ये बराबर। वीडियो देखेगा या जो भी आप इसके प्रोविजंस देखोगे, तो आप अगर एक इक्विटी लिस्टेड कंपनी हो तो आपको अपने प्रोविजंस पे कंसंट्रेट करना है। हम्म, अब इसमें क्या डाला इन्होंने कि जब भी कोई कंपनी CIRP में जा रही है तो उनको ये सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है स्टेज वाइज। ओके। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में चेंज हुआ। कब? जो 31 कौन सी डेट का था ये? 8 जनवरी 21 का। इतना लेट क्यों दे रहे हैं? 8 जनवरी 21 का ये लोग अप्रैल में दिखा रहे हैं क्या? इसमें जो था बेसिकली डिस्क्लोजर्स विद रिस्पेक्ट टू CIRP, स्टेज वाइज डिस्क्लोजर देना था आपको। वही है, पर ये इन्होंने अप्रैल में क्यों दिखाया कि मैंने गलत पकड़ लिया? अप्रैल में ही दिखाया। अप्रैल में। अप्रैल में आया है, मतलब जनवरी में आया है और अप्रैल में ये लोग नोटिस की शेप में दे रहे हैं, लेकिन वो इफेक्टिव है। अगर आपकी कंपनी CIRP में है तो आपको ये डिस्क्लोजर्स देने हैं। बराबर। आगे कहाँ तक पहुंचे हम? अप्रैल 27 हो गया। LODR अमेंडमेंट। प्रोसीजरल मैटर ये जो था ये राइट इशू के लिए था। फिर रेगुलेशन 53, 51 टू डेट लिस्टिंग के लिए। अनब्लॉकिंग रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी ICDR का पार्ट है। अब अप्रैल 1 को रिलेटेड पार्टी के लिए क्या गाइडेंस नोट दिया इसमें? पढ़ दो। This is reference to Regulation 23(9) of SEBI LODR regulations on disclosure of related party transactions. Please find below in Annexure 1 the guidance note for disclosure of related party transactions. ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है? When, अभी आप खुद ही आंसर दे दो। When to submit disclosure of related party transaction? 30 days from the publication of results, half yearly. फिर all related party transaction देनी है कि material disclosure देना है? तो यहाँ पे all disclosure देना है, वो भी consolidated basis पे। फिर आपको स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड पे, तो हमने आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर आप स्टैंड लोन रिजल्ट देते हो तो स्टैंड लोन पे, स्टैंड और कंसोलिडेटेड देते हो तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अगर आपकी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है फिर भी डिस्क्लोजर देना है। हाँ, नील डिस्क्लोजर देना है। और ये कहाँ पे सबमिट करना है? ये उनके रिजल्ट में, फाइनेंशियल रिजल्ट में रेगुलेशन 23(9) के टैब में करना है। इवन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, खाली मैनेजरियल रेम्युनरेशन है, फिर भी डिस्क्लोजर देना है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? Insert row above 31 1 अप्रैल 1 2021। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया? गाइडेंस नोट दिया ऑन RPT सेइंग हाफ ईयरली है, नील देना है, 30 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट देना है, फिर स्टैंड लोन देना है कि कंसोलिडेटेड देना है। ये सब बताया उसमें। तो अब मुझे ये बताओ, 1 अप्रैल से लेके हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए। अब कौन कौन से हैं जो हमारे को रेलिवेंट है? अभी हम सबको इकट्ठा कर देते हैं। तो क्विक रिकैप करते हैं इसका, अमेंडमेंट्स का। तो कंपनीज एक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अभी 28 फरवरी तक आप बिना लेट फीस के पे कर सकते हो, फाइल कर सकते हो बैलेंस शीट रिटर्न। फिर आपने पढ़ा AGM 30 जून 22 तक कर सकते हो। जब मार्च 31-22 तक की AGM 30 जून 22 तक आप VC के थ्रू कर सकते हो। EGM आपको 30 जून 22 तक अलाउड है। फिर IPF में ट्रांसफर ट्रांसमिशन के लिए 5 लाख तक सिंप्लीफाइड नॉर्म्स कर दिए। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर लेट करते हैं तो उसको 1000 रुपीज लेट फीस थी।
फिर 15/6 को ये बोला कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम भी आप वीसी के थ्रू कर सकते हो। फिर आपका एजाइल प्रो जो है उसमें शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को भी कवर कर दिया। फिर मार्च में सीएसआर की अमेंडमेंट्स आई जहाँ पे एनजीओ जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सीएसआर 1 फाइल होना चाहिए, कमिटी और सीएसआर और बोर्ड का रोल चेंज हो गया, एनुअल एक्शन प्लान बनाओ और रिवाइज फॉर्मेट दिया और अनस्पेंड अमाउंट का ट्रीटमेंट बताया और सेट ऑफ के प्रोविजंस दिए। तो पूरे साल में यही चेंजेस आए कंपनीज एक्ट में। उसके बाद लिस्टिंग रेगुलेशन में जो चेंजेस आए, ठीक है, जो रेलिवेंट है एक कंपनी को रूटीन में, एक इन्वेस्टर सर्विस रिक्वेस्ट का, कि अभी कोई भी सिक्योरिटी जो है आपको डीमेट फॉर्म में इशू करनी है कंफर्मेशन लेटर देके, और अगर उसने 120 दिन में उसको नहीं कन्वर्ट कराया तो आपको उसको सस्पेंस में अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। इसके लिए आपको एस्क्रो अकाउंट खोलने का है, आपको केवाईसी लेटर भेजने का, राइट। एनओसी जो है वो आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की एक्सचेंज से रिसिप्ट होने से पहले करना है। फिर उसमें एफएक्यू इन्होंने दिया कि अगर ये जो भी नया प्रोविजन आया है तो जो अगस्त से लेके जनवरी के बीच में अपॉइंट हुआ उसको एप्लीकेबल है कि नहीं, तो उसको एप्लीकेबल नहीं है। जनवरी के बाद जो अपॉइंट हुआ उनको एप्लीकेबल है। फिर दिसंबर 15 को इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है सर्कुलर्स के ऊपर, जो इन्वेस्टर सर्विस के सर्कुलर थे। फिर नवंबर 18 भी एनओसी से डील कर रहा था। फिर नवंबर 3 में उन्होंने जितने भी अमालगमेशन के प्रोविजन थे एक मास्टर सर्कुलर में इंक्लूड कर दिया। फिर नवंबर 8 में इन्होंने बोला कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या, जब आरपीटी ट्रांजेक्शन अप्रूव हो रही है तो शेयर होल्डर और ऑडिट कमेटी के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिनिमम आपको देनी है, और फॉर्मेट जो आरपीटी डिस्क्लोजर है वो किस फॉर्मेट में देना है वो भी बता दिया। और अप्रैल 1 25 से इफेक्टिव कर दिया नया फॉर्मेट, राइट। ये सब चीजें जो है अप्रैल 1 22 से इफेक्टिव है। 2 महीने बाद अगर आप कोई भी आरपीटी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो मिनिमम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और डिस्क्लोजर के लिए रिवाइज फॉर्मेट यूज करना है। फिर नवंबर 16 में इन्होंने रिवाइज फ्रेमवर्क बनाया स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का, जो मास्टर सर्कुलर में भी कवर्ड था। फिर नवंबर 9 में 6th अमेंडमेंट आई जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया चेंज किया, आरपीटी ट्रांजैक्शन का स्कोप बढ़ा दिया और आपको बोला कि मटेरियल मॉडिफिकेशन डिफाइन करो, आरपीटी पॉलिसी चेंज करो और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिवाइज डिक्लेरेशन लो। फिर उसके बाद आपको सिंप्लीफाइड नॉर्म्स दे दिए। ये जो अपना नवंबर 3 का सर्कुलर था कि आपको क्या क्या चीजें कवर कर रहा था, सिंप्लीफाइड नॉर्म्स। उसके बाद कि उनको इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस होना चाहिए। फिर मैंडेटरी आपका केवाईसी होना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे तो फोलियो फ्रीज हो जाएंगे, और आपका पैन आधार लिंक होना चाहिए। फिर नवंबर 1 को इन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फाइल करने के लिए। फिर सेबी ने इनको अक्टूबर में डायरेक्शन दी आरटीओ को कि आप ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो ट्रांसमिशन के लिए ज्वाइंट होल्डर के केस में। फिर सितंबर 30 को इन लोगों ने बोला कि स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड के केस में आपको कौन सी आरपीटी डिस्क्लोजर देना है। फिर ये बोला कि आपको एक्सबीआरएल फॉर्मेट में देना है। फिर अगस्त 19 में अलाउ कर दिया कि अभी आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, आपके अकाउंट में ही हम लियन रख लेंगे अगर आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है। फिर उसके बाद इन्होंने जो अभी पीआईटी डिस्क्लोजर थे वो ऑप्शनल कर दिए अगर आप एसएसडी प्रोविजंस को कंप्लाई कर रहे हो। फिर अभी शेयरिंग पैटर्न में प्रमोटर ग्रुप अलग अलग डिस्क्लोज करना है। फिर क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस रिवाइज किया और अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 3 मंथ में आपको अपॉइंटमेंट करनी है और स्किल मैचिंग करनी है एनआरसी को अपॉइंट करने के लिए। और लास्ट 3 इयर्स की कंपनी लिस्टेड कंपनी की डिटेल भी देनी है। और रेजिग्नेशन के केस में आपको रेजिग्नेशन लेटर भी अपलोड करना है, राइट। फिर जून 9 में गाइडेंस नोट दिया सीआईआरपी में कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सब कंप्लाई करेगा और क्या क्या डिस्क्लोजर कब कब देगा वो। फिर जुलाई 7 को डीलिस्टिंग कर रही है अगर लिस्टेड सब्सिडरी और पेरेंट भी लिस्टेड है तो कैसे करना है वो बताया। फिर जून 29 को ये बोला कि अगर आप ग्रुप 2 मीटिंग जो भी एनालिस्ट प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग कंपलसरी होगी है तो किन की करनी है और किन की नहीं करनी है। तो ग्रुप की करनी है और 1-to-1 मीटिंग का डिस्क्लोजर नहीं रिक्वायर्ड है अनलेस आप यूपीएसआई शेयर कर रहे हो जी। फिर जून 29 को जो मई में अमेंडमेंट आई कि आरएमसी की जो कंप्लायंस कही है वो कब तक कंप्लाई करनी है आपको वो बताया, और मार्केट कैप कौन सी डेट की लेनी है और आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग कब देना है। और आरएमसी की मीटिंग ट्वाइस मीटिंग है तो किस कंपनी को कब कब करनी है।
फिर जून 25 को इन्होंने बोला कि अगर आपने एनुअल लिस्टिंग फीस नहीं पे की तो आपके साथ क्या क्या होगा। पहले रिमाइंडर Reminder. देंगे, नोटिस देंगे, आपको फर्दर लिस्टिंग अप्रूवल नहीं देंगे। देंगे, प्रमोटर शेयर फ्रीज Yes. कर देंगे और बाद में सस्पेंड कर देंगे। Suspension. फिर गाइडेंस नोट आया डिस्क्लोजर बाय लिस्टेड एंटिटी, जहाँ पे इन्होंने ये बोला कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है, क्लियर लैंग्वेज, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। फिर जी मई 31 को अनेक्सर फॉर्मेट सीजी में इंक्लूड कर दिया। जी फिर मई 11 में इन्होंने ये जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है उसके ऊपर गाइडेंस नोट दिया, उसका फॉर्मेट दिया कि किस रिपोर्ट फॉर्मेट में देना है, अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2। और ये बोला कि अभी 21-22 में ऑप्शनल है, 22-23 से कंपलसरी है और एसेंशियल इंडिकेटर मैंडेटरी है। फिर मई 11 को एलओडीआर में अमेंडमेंट हुई, जहाँ पे यूनिफॉर्म टाइम डिस्क्लोजर कर दिया, सीजी और शेयरहोल्डिंग पैटर्न का 49 एनुअल कर दिया, बीएसआरएस मैंडेटरी कर दी, सेक्रेटरी ऑडिट और सेक्रेटरी रिपोर्ट के प्रोविजंस रेगुलेशंस में ही डाल दिए, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कंपलसरी कर दी, रोल नया डिफाइन कर दिया, डिस्क्लोजर इन एनुअल रिपोर्ट प्रिस्क्राइब कर दिए, एनालिस्ट मीट के प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हो गए और बोर्ड मीटिंग 2 दिन में होगी तो डिस्क्लोजर कब करना है, और नया कंसेप्ट यूज किया, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, और बोनस की प्री इंटीमेशन मैंडेटरी कर दी और प्रोमोटर रिक्लासिफिकेशन के प्रोविजंस ले आए। फिर अप्रैल 1 को इन्होंने आरपीटी का डिस्क्लोजर पे एफएक्यू दिए, ये बोलते हैं कि हाफ ईयरली देना, अगर नीला तब भी देना, 30 डेज ऑफ रिजल्ट्स के पब्लिकेशन में देना है, और स्टैंड लोन कंसोलिडेटेड के केस में आपको कैसे देना है। और फिर 8 जनवरी को जो आया था उसमें इन्होंने बोला कि आपको सीआईआरपी का डिस्क्लोजर क्या क्या देना है। तो ये पूरे लास्ट 1 साल में जो आपका क्वेश्चन था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 साल में क्या क्या अमेंडमेंट हुई, तो अभी हमने 10 मिनट में पूरा रिकैप दिया, तो इंटरव्यू में 10 मिनट में आप ये पूरा रिकैप दे सकते हो। फिर उसको जिसमें पूछना वो उसको पूछने दो, वो अगर आपको उसका फर्दर आंसर चाहिए तो वो सारे सर्कुलर पढ़ो। बराबर। अभी इसको मैं बंद करूं? हाँ यस क्लियर हो गया? यस यस चलो ठीक है, गुड नाइट। जी गुड।